5 राज्यों के पोल ऑफ पोल्स क्या कहते हैं, पहली खबर होगी हमारी। दूसरी खबर होगी कि बंगाल में जीत के बाद वोटिंग के दावे, बिहार में कौन कौन मंत्री बन रहा है, इस खबर को भी समझाएंगे। तो पोल्स ऑफ पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार की खबर से शुरुआत करते हैं। पोल्स ऑफ पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बीजेपी को 165 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 120 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी को यह बड़ी बढ़त मिल रही है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। पहली बार बीजेपी पोल ऑफ पोल्स में सरकार बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी को 165 सीटें मिलने का अनुमान है, टीएमसी को 120 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी को यह बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब पोल ऑफ पोल्स में असम की बात करें तो बीजेपी की सरकार यहां भी बनती दिख रही है। बीजेपी को 94 सीटें मिलने का अनुमान है, यानी कि 2/3 सीटें बीजेपी असम में जीत सकती है। कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में असम में बीजेपी को यह बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। तो असम का पोल ऑफ पोल्स भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी की सरकार यहां पर बनती दिख रही है। 94 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती हैं, 2/3 सीटें बीजेपी के हिस्से में जा सकती हैं। कांग्रेस को 27 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स में असम में बीजेपी की यह बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। तो देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए। पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर हुए दूसरे फेज की वोटिंग के साथ ही वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई और सबको 4 मई के रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन उसके पहले वोटिंग खत्म होते ही कई सर्वे एजेंसियों ने अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया। इन एग्जिट पोल में कहां पर किसकी सरकार बनती दिख रही है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर्स ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी और इसी के साथ 2026 के विधानसभा चुनाव की एक प्रक्रिया पूरी हुई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। लेकिन जैसे ही बंगाल में वोटिंग का समय खत्म हुआ, सर्वे एजेंसियों ने अपना अपना एग्जिट पोल जारी करना शुरू कर दिया। अगर इन एग्जिट पोल का एवरेज निकालें या इनके आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करें, जो पोल ऑफ पोल सामने आते हैं वो काफी दिलचस्प है। शुरुआत बंगाल से करते हैं। पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी को 165 सीटें मिलने का अनुमान है, तो टीएमसी को 120 सीटों का अनुमान, यानी पोल ऑफ पोल्स में बंगाल में बीजेपी को बढ़त। अब बात देश के एक दूसरे बड़े राज्य तमिलनाडु की। पोल ऑफ पोल्स में तमिलनाडु में डीएमके प्लस की सरकार बनती हुई दिख रही है। डीएमके प्लस को 143 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर उत्तर पूर्व के राज्य असम की बात करें तो पोल ऑफ पोल्स में असम में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बन रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को यहां 94 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर कहें तो जो 2 बड़े राज्य हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहता हुआ दिख रहा है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके की सत्ता बरकरार रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक एक करके सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करें तो बीजेपी यहां पर 146 से 161 सीटें ये मैट्रिक्स दे रहा है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी जा रही हैं। वहीं अगर अदर की बात करें तो 6 से 10 सीटें इस जो एजेंसी है उसके पोल के मुताबिक अदर 6 से 10 सीटें जीत सकती हैं। चाणक्य की बात करें तो बीजेपी के हिस्से में चाणक्य के मुताबिक 150 से 160 सीटें जा सकती हैं। टीएमसी के हिस्से में जा सकती हैं 130 से 140 सीटें और अदर के हिस्से में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। प्राजा पोल की बात करें तो उसमें बीजेपी 178 से 208 सीटें दी जा रही हैं और टीएमसी को 85 से 110 सीटें। अदर की बात करें तो 5 सीटें इस पोल के जरिए इन्हें भी मिल सकती हैं। पी मार्क की बात करें
पी मार्क के मुताबिक बीजेपी 150 से 175 सीटें जीत सकती है, टीएमसी 118 से 138 सीटें जीत सकती है। अदर की बात करें तो अदर को कोई सीट ये एग्जिट पोल नहीं दे रहा है। पीपुल्स पल्स की बात करें तो बीजेपी 95 से 110, टीएमसी 177 से 138, यानी कि पीपुल्स पल्स कह रहा है कि टीएमसी की सरकार बनेगी। 177 से 138 सीटें टीएमसी को दी जा रही हैं। बीजेपी के हिस्से में सिर्फ 95 से 110 सीटें दी जा रही हैं। और अदर की बात करें तो 1 से 4 सीटें अदर भी जीत सकती हैं। असम की बात कर ले तो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी 88 से 100 सीटें असम में जीत सकती है, यानी कि 2/3 से भी ज्यादा। कांग्रेस की बात करें तो 24 से 36 सीटें कांग्रेस के हिस्से जा सकती हैं। अदर का खाता यहां नहीं खुल रहा है। रिपब्लिक की बात करें तो बीजेपी असम में 75 से 90 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 30 से 45 सीटें जीत सकती है। अदर को रिपब्लिक भी कोई सीट नहीं दे रहा है। मैट्रीज की बात करें तो बीजेपी 85 से 95 सीटें, कांग्रेस 25 से 32 सीटें दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। बंगाल के वोटर्स ने 295 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। रिजल्ट 4 मई को आएंगे, लेकिन उसके पहले बंगाल को लेकर देश की राजनीति में जीत के दावों का दौर तेज हो चुका है। पश्चिम बंगाल में वोटर्स ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दी है। पहली बार पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी 90% से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक 91.47% वोटिंग हुई, जो और ज्यादा बढ़ सकती है। यूपी दौरे पर रहे पीएम मोदी ने भी हरदोई से बंगाल के वोटर्स की तारीफ की। ये देश के संविधान और देश के मजबूत होते लोकतंत्र का पुण्य प्रतीक है। मैं बंगाल की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा, झड़प, लाठीचार्ज और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आईं। कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को दौड़ा कर मुक्के लाठियों से हमला किया। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद हालात बेकाबू दिखे। खैर, मारपीट की तस्वीरों के बीच बंगाल में वोटिंग खत्म हुई और देश की राजनीति में जीत के दावों का दौर तेज हो गया। एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है। क्या उत्तर করতে সিআরপিএফ দেখো কোর্টের একটা অর্ডার আছে, ওই যে কোর্টের অর্ডার মানব না। আমরা কন্টেম্পট অফ কোর্টের নোটিশ দিয়েছি, তা সত্ত্বেও কতগুলো অবজারভার এসেছে বাইরে থেকে, বিজেপি যা বলছে তাই করছে। তুমি চক্কর বেরিয়ে গিয়ে দেখেছো, আমাদের সব পোস্টার খুলে দিয়েছে। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने रैली और प्रचार किया, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी अपनी सरकार बचाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ लगी रही। चुनाव शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक बीजेपी जहां बड़ी जीत का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष का पलटवार भी जारी है। अब सबकी निगाहें 4 मई की तारीख पर टिक गई हैं, जब ईवीएम मशीन खुलेगी और पता चलेगा कि बंगाल में किसकी सरकार बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए पश्चिम बंगाल के चुनावी रण को समझ लेते हैं। कुल सीटें हैं पश्चिम बंगाल में 294। पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुए और दूसरे चरण में हुए हैं 142 सीटों पर मतदान, यानी कि पश्चिम बंगाल में कुल सीटें कितनी हैं? 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जिन पर वोटिंग हुई है 2 चरणों में। पहले चरण में हुई है 152 सीटों पर और दूसरे चरण में हुई है 142 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल में जो पहला फेज था उसमें 16 जिलों की 152 सीटों पर चुनाव हुए, तो दूसरे फेज में 8 जिलों की 142 सीटों पर
मतदान हुए, दूसरा चरण आज भी खत्म हुआ है, आज ही मतदान हुआ है। बंगाल का जो चुनावी रण है उसमें पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज रहा 93.19% और दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज रहा है 91.47%। शाम 6 बजे तक का यह डेटा है और यह डेटा अपडेट भी हो सकता है। अब बात करें तो पश्चिम बंगाल में बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में 2021 की बात कर ले तो 2021 में कितनी सीटों पर किसके पास थी, तो पहले चरण में 152 सीटें और दूसरे चरण में 142 सीटें जो थी, उनमें अगर बीजेपी की बात करें तो पहले चरण में 92 सीटें टीएमसी के पास थी 152 सीटों में से पहले चरण में, और बीजेपी के पास थी 152 सीटों में से 59 सीटें। दूसरे चरण की बात करें तो बीजेपी के पास थी 142 सीटों में से सिर्फ 18 सीटें और टीएमसी के पास थी 142 सीटों में से 124 सीटें। यानी कि दूसरे चरण में पूरा खेल हुआ, बीजेपी दूसरे चरण में पिछड़ गई और फिर टीएमसी ने 2021 में वहां पर सरकार बनाई थी। अब परसेंटेज की बात कर ले तो महिला वोटर कब कब किधर किधर गया वो समझ लीजिए। 2011 में 49% जो महिला वोटर था वो टीएमसी के पास आया और 4% आया सिर्फ बीजेपी के पास। 2011 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, टीएमसी जब पहली बार सरकार में आई थी, उस समय का यह डेटा है। 2016 में दूसरी बार टीएमसी सरकार बनाने में कामयाब रही, तब महिलाओं ने 47% टीएमसी को वोट दिया और सिर्फ 10% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन 2021 में 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी को 10 से छलांग लगाते हुए 37% महिलाओं ने वोट दिया 2021 में। यानी कि फाइट देने की स्थिति में बीजेपी आ गई महिला वोटरों के जो मतदान उनके पक्ष में हुआ उसके बाद। टीएमसी 213 सीटों पर, बीजेपी 77 सीटों पर और अदर 4 सीटों पर 2021 में चुनाव जीते थे। यह रिजल्ट है 2021 का। टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, बीजेपी ने 77 और अदर ने यानी कि अन्य जो पार्टियां थी उनको 4 सीटें उनके हिस्से में आई थी। बात बिहार की करेंगे, सम्राट चौधरी की करेंगे तो सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर। खबर है कि मई के पहले हफ्ते यानी कि 6 मई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। ऐसे में कई सवाल हैं कि किस पार्टी को कितने मंत्री मिलेंगे और किन चेहरों को मौका मिलेगा और कैसे साधे जाएंगे जातीय और राजनीतिक समीकरण। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजनीति में सियासी हलचल बहुत तेज है। एक ओर बंगाल चुनाव को लेकर दावों का दौर तेज हो चुका है तो दूसरी ओर बिहार की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज है। अभी बिहार में जो सरकार चल रही है उसके मुखिया बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं, जबकि जेडीयू से विजेंद्र यादव और विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मई के पहले हफ्ते में बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद 6 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। कैबिनेट को लेकर फॉर्मूले की यदि बात करें तो कुछ ये फॉर्मूला पिछली जैसा ही हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू के 16 मंत्री, 4 सीट में एलजेपी आरबी, आरएलएम और हम का कोटा तय माना जा रहा है। जैसे जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो रही है, वैसे वैसे दावेदारों की दावेदारी भी तेज हो रही है। एनडीए के सहयोगी दलों को अपने अपने कोटे के नाम तय करने हैं। माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से काफी पुराने और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जिसमें टीम निशांत की झलक भी दिख सकती है। इसके अलावा 3-4 नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। खासकर युवा विधायकों को मौका मिलने की चर्चा है। जेडीयू का कहना है कि अंतिम फैसला नेतृत्व करेगा। इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा कैसा चेहरा होगा, कौन होंगे, वो सब तय हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इस बार बड़े फेरबदल की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक संतुलन बनाया जाएगा, जिसमें जातीय, क्षेत्रीय, महिला और युवा प्रतिनिधित्व पर फोकस होगा। वहीं एनडीए के अन्य सहयोगी दल भी अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जता सकते हैं। न्यूज 18 के पास संभावित मंत्रियों की पूरी लिस्ट है। कौन कौन मंत्री बनेगा, एक एक नाम जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। तो बिहार की नई सरकार का नया संभावित फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब सरकार का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक बीजेपी के 16 मंत्री, जेडीयू के 16 मंत्री, चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास को पहले की तरह जो मंत्री थे उनके वो, और
RLM और हम के कोटे से एक एक मंत्री बनाए जा सकते हैं, यह नया फॉर्मूला बताया जा रहा है। ये रहा। अब इस रेस में कौन कौन है उनके नाम समझ लीजिए। नई सरकार, नया मंत्रिमंडल कैसा हो सकता है। जेडीयू कोटे के संभावित मंत्रियों की लिस्ट इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, जयंत प्राश या भगवान सिंह कुशवाहा ये नाम हो सकते हैं। नई सरकार और नया मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण बात हो सकती है, जेडीयू कोटे के संभावित मंत्रियों में निशांत की टीम से 3-4 मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी मंत्रियों की संभावित जो लिस्ट होगी उसमें क्या हो सकता है, विजय कुमार सिन्हा हो सकते हैं, मंगल पांडे हो सकते हैं, रामकृपाल यादव हो सकते हैं, दिलीप जायसवाल हो सकते हैं, सुरेशी सिंह हो सकती हैं, लखेंद्र पासवान हो सकते हैं, संगीता कुमारी, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, ये नाम संभावित लिस्ट में हो सकते हैं। एलजेपी की बात करें तो एलजेपी कोटे के संभावित मंत्री कौन हो सकते हैं, संजय सिंह हो सकते हैं, संजय पासवान हो सकते हैं, ये पहले भी थे और इनको रिपीट किया जा सकता है। हम कोटा से संभावित मंत्री कौन हो सकता है वो भी देख लीजिए। संतोष सुमन हम कोटा से संभावित मंत्री हो सकते हैं। आरएलएम की बात करें तो यहां से दीपक प्रकाश को रिपीट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। मंगलवार को सम्राट चौधरी ने बताया कि महीने में 2 बार ब्लॉक और अंचल में कैंप लगाया जाएगा। ऑन द स्पॉट पदाधिकारी फैसला लेकर काम खत्म करेंगे। ब्लॉक, अंचल, थाना तक सीएमओ की निगरानी में रहेंगे। 2026 के अप्रैल का महीना बिहार की राजनीति में 2 दशक के सबसे बड़े बदलाव का गवाह बना। करीब 20 साल तक बिहार को संभालने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और फिर 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश जी के सपनों को साकार करने के लिए दिन और रात लगा दूंगा और बिहार को बदलने में आपका सहयोग करता रहूंगा। बड़े पद के साथ सम्राट चौधरी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आन पड़ी। जिम्मेवारी नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचने की, जिम्मेवारी बिहार को और तेजी से विकास की राह पर दौड़ाने की। सबसे पहले 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसी बिहार की धरती पर लाने का काम किया जाएगा और सभी लोग उद्योग से जुड़ेंगे और जब हम इंडस्ट्री लाएंगे तब समृद्धि आएगा। लेकिन इसके साथ साथ 2-3 चीजों में दिक्कत होती थी लोगों को। हम लोगों ने तय किया कि हमारे जो बच्चे हैं उनको बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में हैं और बिहार को विकसित करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। मंगलवार को एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के उद्घाटन के मौके पर सीएम ने कई बड़ी बातें कही। सम्राट चौधरी के निर्देश के मायने क्या हैं वो भी समझ लीजिए। अब तक होता क्या रहा है सबसे पहले वो समझिए। आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी अधिकारी मिलते नहीं तो कभी काम पूरा नहीं होता था, कभी कभी महीनों तक फाइलें लटकी रहती थी, पड़ी रहती थी, कोई सुनने वाला नहीं था। सम्राट चौधरी ने जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक अब ब्लॉक, अंचल, थाना पर सीधे सीएमओ की निगरानी होगी। कहां होगी? ब्लॉक, अंचल और थाने पर सीधे अब सीएमओ की निगरानी होगी। ब्लॉक और अंचल में महीने में 2 बार कैंप लगाए जाएंगे और ये अधिकारी लगाएंगे। पदाधिकारी ऑन द स्पॉट फैसला लेकर समस्या का समाधान करेंगे। 1 महीने से ज्यादा कोई अधिकारी फाइल नहीं रख सकेगा। 1 महीने से ज्यादा देर तक फाइल लटकाई गई तो कार्रवाई होगी। अब सम्राट चौधरी की नई पहल से फायदा क्या क्या होने वाला है वो भी समझ लीजिए। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आम आदमी की परेशानी कम होगी, समय पर काम पूरा होगा। आइए अब सरकार का जो फॉर्मूला है उसको समझ लेते हैं।